एलिशिया को मरा हुआ देखकर सारे बैंडिट्स डरने लगते हैं, क्योंकि अगर बॉस को इसके बारे में पता लगा तो वो उन्हें तालाब के मॉन्स्टर का खाना बना देगा। वही एलिशिया अभी भी जिंदा थी, बस बॉडी की टूटने के वजह से अपनी गर्दन के नीचे वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उसका खून भी बहुत ज्यादा बह चुका था। तभी उसका ब्लड अचानक से उड़ने लगता है और उसके सामने छोटा क्लेवेटस आ जाता है। उसे इतना छोटा सा देखकर एलिशिया हैरान हो जाती है। वो बोला, मेरा साइज इतना छोटा इसलिए है क्योंकि मैंने खुद को तुम्हारे अंदर ब्लड मैजिक से मैनिफेस्ट किया है। इसी ब्लड से तुम्हारी मॉर्टल बॉडी जिंदा है। अगर तुम्हारा सारा खून बह गया तो तुम मारी जाओगी, पर फिक्र मत करो, जब तक तुम मेरे काम की हो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। एलिशिया उससे पूछती है कि उसने अभी तक उसे हील करना शुरू क्यों नहीं किया। वो बोला, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हील कर दूंगा। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। मुझे लूना के लिए एक परफेक्ट आया मिल चुकी है, पर नेल को यहाँ पर अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो मैंने उसे एक बेहतर जिंदगी ऑफर की, पर नेल ने फिर भी मुझे मना कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ उसने ऐसा क्यों किया। एलिशिया बोली, ऐसा हो सकता है कि उसे लगता है कि तुम भी एक स्लेव हो और अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाओगे, और बैंडिट जैसे लोग किसी को भी जाने नहीं देते, और अगर कोई बचकर निकल भी जाता है बैंडिट्स उसे ढूंढकर मार डालते हैं, और क्योंकि वो यहीं पर पली बड़ी है उसे बिल्कुल नहीं लगता कि वो इससे बचकर निकल सकती है। वो बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। एलिशिया बोली, इसका मुझे एक ही अच्छा सोल्यूशन दिखता है, यहाँ के सभी बैंडिट्स को मार दो तो नेल का पीछा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। वो बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ह्यूमंस को पता लग गया मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ तो वो मेरे लैंड पर कब्जा करने लग जाएंगे। बेहतर होगा तुम इसे करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे हीरोज बैंडिट्स को तो मारते ही रहते हैं। और इससे पहले कि एलिशिया कुछ कहती, वो उसके बॉडी के अंदर वापस से ब्लड डालने लगता है, जिससे वो फिर से रीजनरेट हो सके। वही जब बैंडिट्स नीचे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि एलिशिया की बॉडी किसी ज़ॉम्बी की तरह आड़ी टेढ़ी घूम रही है। उसके बोन्स और टिश्यू वापस से बन रहे थे, जिसका दर्द एलिशिया पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी। वही बैंडिट्स कंफ्यूज हो रखे थे, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो उससे जबरदस्ती रेगिलिया की लोकेशन पूछ सकते हैं। तो एक बैंडिट उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन एलिशिया बड़ी ही आसानी से उसकी कुटाई करके उसकी तलवार छीन लेती है। ये देखकर बाकी के बैंडिट्स डर जाते हैं और वो उसके ऊपर साथ में हमला करने का डिसाइड करते हैं। क्लेन लूना से बोला, तुम फिक्र मत करो, एलिशिया पहली ह्यूमन है जिसने मुझ पर स्क्रैच डाला था, उसे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ नेल काम के पास वापस जाती है, जहाँ वो देखकर खुश थी कि वो अभी भी ठीक है, लेकिन इतनी चोट लगने के बाद भी वो काफी खुश दिख रही थी। तो नेल बताती है कि तुम यहाँ पर बाहर से आई थी, लेकिन वो यहीं पर पली बड़ी और उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। काम उससे कहती है कि वो ऐसे बात नहीं कर सकती और उसे शक होने लगता है कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। नेल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस सोच रही थी बाहर जीने में कैसे लगता होगा, क्योंकि आज किसी ने उसे बाहर जाने के लिए पूछा था। लेकिन तभी काम उसे थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि वो ऐसे सपने देखना बंद करे। यहाँ के बैंडिट सिर्फ उन्हें ही स्लेव जैसा देखते हैं और जब उनका मन भर जाएगा वो किसी को भी मारकर फेंक देंगे। तो अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें साथ में मिलकर रहना है। वो ऐसी बातें नहीं कर सकती। और उससे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि उससे पहले नेल को बाहर जाने के लिए किसने पूछ लिया। उसी वक्त वहाँ पर ब्रोको पहुंच जाता है, जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसे देखकर काम डर जाती है। वही ब्रोको यहाँ पर नेल को ले जाने आया था। कार्म उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉस के आगे कुछ भी नहीं कह पाती और उनके जाने के बाद वो परेशान हो रखी थी, क्योंकि नेल के अलावा कोई और बच्चों को दूध पिला नहीं सकता। इसके बाद उसके पीछे से वहाँ पर क्लेन आ जाता है, जिससे काम बताती है कि उसे दोबारा दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि नेल ने एक ऐसा सपना देखने की गलती की है जो कभी सच नहीं हो सकता। उसने पूछा कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो, और जब काम उसकी आंखों में देखती है तो वो घबरा जाती है। दूसरी तरफ ब्रोको नेल को एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जा रहा था, जिसे नेल ने पहले कभी नहीं देखा था। ब्रोको बताता है कि ये पहले एक बड़ा मैजिक ओर माइन हुआ करता था। मैजिक ओर के काफी यूज है, जैसे जिस लैम्प को वो यूज कर रहा है उसमें मैजिक ओर को पीस के डाला हुआ है और उसमें इंसेक्ट ऑयल मिलाया हुआ है। और एक बैंडिट बनने से पहले उसने अपना बहुत सारा समय मैजिक ओर की रिसर्च में लगाया था। तभी ब्रोको लैम्प को बंद कर देता है और वहां पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। और जब ब्रोको दोबारा से लैम्प ऑन करता है उसके पीछे वही ट्रोल खड़ा था। वो बोला, मेरे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे मिक्सचर क्रिएट करने पर बनते थे जिससे मैं बेटी जैसे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकूं। इसकी वजह से मैं यहाँ का लीडर भी बन पाया, और लीडर के तौर पर जो तुमने कहा है मैं उसे माफ नहीं कर सकता। ब्रोको के ऑर्डर देने पर बेटी उसके पीछे भागने लगती है। वही नेल उससे भागते हुए सोच रही थी कि काश उसने वो हाथ पकड़ लिया होता। तभी उसे अपने सामने लोना दिखता है और वो उसे माफी मांगती है, क्योंकि वो उसे दोबारा दूध नहीं पिला पाएगी। तभी बेटी उसे पूरी तरह से खा जाती है, जिसे देखकर लोना रोने लगता है। पर क्लेन उसे समझाता है कि दुनिया इसी तरह काम करती है। वो चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन वो किसी का खाना नहीं छीनना चाहता। वही वो ट्रोल को देखकर कंफ्यूज था, क्योंकि वो कभी भी किसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते। तभी ब्रोको बेटी को क्लेन को भी खाने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसे देखकर बेटी की फटी पड़ी थी और वो डर के मारे नेल को भी उगल देता है। इसके बाद वो लोना और क्लेन को वहां से दूर भेज देता है। वही ब्रोको जो पीछे मुड़कर देखता है वो ये देखकर हैरान था कि दो लोग वहां से गायब थे। ब्रोको को लगता है कि उसने ऐसा किसी तरह का मैजिक यूज करके किया है, लेकिन क्लेन को तो ये भी नहीं पता कि मैजिक होता क्या है। पर
ब्रोको को लगता है कि वो बस बहाने बना रहा है और वो उसे एक ड्रग दिखाता है जिसे उसने मैजिक और जड़ी बूटियां और पैरासाइट से बनाया था, जिससे वो ट्रोल्स के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है और वो इसे परफेक्ट करके ह्यूमंस को भी एक दिन कंट्रोल करना चाहता है। वो ड्रग को आग में डालकर उसका धुआं बना देता है, जिसकी वजह से बेटी फिर से उसके कंट्रोल में आ जाती है और क्योंकि इससे सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, अब बेटी क्लेन के ऊपर हमला कर देती है। वही उससे मार खाते वक्त उसका दिमाग खराब हो रखा था क्योंकि एलिशा ने उसे मैजिक जैसी चीज के बारे में बताया नहीं था। दूसरी तरफ एलिशा अभी भी बैंडिट से लड़ रही थी। उसने अभी तक 8 बैंडिट्स को मार दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं और उसकी तलवार टूट भी चुकी है। इतने सारे बैंडिट्स को हराने के लिए उसे एक अच्छी तलवार चाहिए, तो वो उसी नदी की तरफ भागने लगती है। लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखती है कि मॉन्स्टर्स पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, तो अगर वो कूदती तो उसकी मौत पक्की है। तो वो लकड़ी के बनाए हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने लगती है और जब बैंडिट्स उसका पीछा करते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं, वो रस्सियों को काटने लगती है, जिसकी वजह से ज्यादातर बैंडिट सीधा पानी में गिर जाते हैं। और जब वो सभी मॉन्स्टर्स खाने में बिजी थे, एलिशा खुद को एक बैरल में छुपा कर नीचे जाने लगती है। ऑक्सीजन न आने की वजह से उसे मरने का कोई भी डर नहीं है, उसे बस नीचे गिरने का इंतजार करना है और फिर वो तलवार को ढूंढ सकती है। एलिशा पानी में डूबती जाती है, पर क्योंकि वो मर नहीं सकती थी, सांस न आने की वजह से उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस तलवार तक पहुंचने के लिए उसे ये सब सहना ही होगा। तभी वो बैरल जमीन पर टकरा जाता है और एलिशिया को सामने ही वो तलवार दिख रही थी। वो रेगिलिया को पाने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है क्योंकि उसे पकड़ते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, उसके सामने वही मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो लेक के बॉटम में नहीं है, बल्कि एक बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर है। इसके बावजूद भी एलिशिया रेगिलिया को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल देता है और पानी को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से एलिशिया भी उसके मुंह के अंदर चली जाती है। पर किसी तरह उसने तलवार को भी पकड़ लिया था। एलिशिया उस तलवार को यूज करने लगती है और एक ही झटके में उस मॉन्स्टर के दांतों को काट कर उसके मुंह से बाहर आ जाती है। वो घायल हो रखी थी, लेकिन इस रेगिलिया की स्पेशलिटी पानी है, तो उसे यकीन है कि इसकी मदद से वो सही सलामत यहाँ से बाहर निकल सकती है। वही इस दौरान वो सोच रही थी कि वो हीरो हारा कैसे, क्योंकि उसके पास इतनी पावरफुल तलवार थी और उसे लगता है कि इसकी वजह वही मॉन्स्टर है, जो कि एक एंशिएंट मॉन्स्टर है, जिसके बारे में उसने बस कहानियों में पढ़ा है, जो करोड़ों सालों से ही जिंदा रहते हैं। एलिशा जैसे ही ऊपर पहुंचने वाली थी, छोटे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो उन्हें काटते हुए पानी के ऊपर आ जाती है। बैंडिट जब उसे जिंदा देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद एलिशिया के हाथों में उन्हें वही रेगिलिया दिखती है और उनके लिए शौक अभी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो आसपास के सभी बैंडिट्स को खाने लगता है। किसी तरह एलिशा वहां से बच जाती है, पर उसे पता है कि वो एंशिएंट बीस्ट को नहीं हरा सकती। लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो भी बैंडिट्स के कैंप में है और बैंडिट्स के साथ क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां से जाने वाली थी, तभी बचे कुछ बैंडिट्स उसके सामने आ जाते हैं और उससे मदद मांगने लगते हैं। वो बोली, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम जैसे लोगों को बचाऊंगी? जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और वो मॉन्स्टर उन बचे हुए बैंडिट्स को भी खा जाता है। एलिशिया को लगता है कि ये मॉन्स्टर पानी में ही रहते हैं, तो वो होपफुली यहाँ से बाहर नहीं आएंगे और क्लेविटस ने उनसे सभी बैंडिट्स को मारने को कहा था और टेक्निकली उसने वो सब कर दिया है। वही सभी बैंडिट्स को खाने के बाद वो मॉन्स्टर वापस से पानी के अंदर चला जाता है। तभी क्लेन उससे बात करने लगता है, जितना मैंने सोचा था तुम्हें उससे ज्यादा मुश्किल हुई। ये सुन के एलिशिया गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता ही था तो उसने उसकी मदद क्यों नहीं की? तो क्लेन बताता है कि असल में वो अभी ऐसी चीज से डील कर रहा है जिसके बारे में कुछ नहीं जानता, और हम देखते हैं कि उसने बेटे को मार दिया है और वो एलिशिया को अपने पास बुला रहा था ताकि वो उसकी क्लास ले सके। वही ब्रोको की फटी पड़ी थी, क्योंकि क्लेन ने बेटी को बिना हाथ लगाए मार दिया था, लेकिन भागते भागते उसने अपने सामने लूना दिखता है। वही एलिशिया क्लेन के पास पहुंच जाती है, लेकिन क्लेन उससे बताता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो गई है। तभी उसका ध्यान उसकी नई तलवार पर जाता है। ये देखते ही एलिशिया उससे कहती है कि उस तलवार को उससे ना छीन ले, जिसके लिए क्लेन मान जाता है। आगे क्लेन उससे उस स्मोक के बारे में बताता है, जिसका नॉर्मल जानवर और ह्यूमंस पर कोई भी असर नहीं होता, पर डार्क बीस्ट पर होता है। यहाँ तक कि वो भी ढंग से सूंघ नहीं पा रहा है और उसके कान भी कब से बज रहे हैं। वो अपने असली फॉर्म में आकर पूरे केव को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो नहीं जानता कि लूना यहाँ पर है कहाँ। लेकिन क्लेन एलिशिया से कहता है कि वो स्मोक के बारे में कुछ करे, लेकिन वो उसे बताती है कि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि मैजिक यूज कर सकते हैं और मैजिक यूज करने के लिए भी आर्केन स्टोन की जरूरत पड़ती है। ये सुन के क्लेन फिर से उसे यूजलेस बुलाता है, जो सुनकर वो भड़क जाती है और कहती है कि जिन हीरोज को उसने मारा था उसमें से कुछ हीरोज मैजिक यूज कर सकते थे। लेकिन क्लेन कब का वहां से आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसे भी लगा था कि लूना अब तक मारी गई होगी। एलिशिया उससे पूछती है कि वो क्या करेगा अगर लूना उसे मरी हुई मिली। वो बोला, लूना के मरते ही ह्यूमैनिटी से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा।
तो मेरे पास उन्हें जिंदा रखने की कोई वजह नहीं होगी। ये सुनकर एलिशिया का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो इंसानों को सिर्फ एक ही तरीके से सेफ रख सकती है, और वो है लूना को जिंदा रखना। आगे बढ़ने पर उसे खून के निशान दिखते हैं, लेकिन नेल इस हालत में नहीं थी कि वो क्रोल करके भी कहीं जा सके, तो जरूर उसे कोई घसीट कर लेकर गया है। दूसरी तरफ हम ब्रोको को देखते हैं, जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, पर नेल ने उसके कोट को पकड़ के रखा है और बार बार लात मारने के बाद वो उसे छोड़ नहीं रही, और वो अपने कोट को भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगा है, और वो लूना को यहाँ से अपने साथ लेकर जाना चाहता है। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं। जब वो लूना के पास पहुंचा था, वो एकदम से रोने लगता है, जिसकी वजह से उसका लैंटर्न एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखकर ब्रोको समझ जाता है कि लूना के पास मैजिक टैलेंट बहुत ज्यादा है, और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वो खोया हुआ प्रिंस है और वो उसका यूज अपने फायदे के लिए करना चाहता है। तभी उसके सामने एलिशा आ जाती है, जिससे देखकर वो हैरान था, और वो उससे पूछता है कि उसके बंदे कहाँ पर है। तभी क्लेन आ जाता है और उसे बताता है कि उसके सभी लोग किसी मॉन्स्टर का खाना बन चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके जैसे ह्यूमंस अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, अंत में वो किसी चीज का खाना ही बनने लायक है। तभी ब्रोको उन्हें धमकाने लगता है और कहता है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो वो लूना की उंगलियां काट देगा, पर क्लेन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो चाहे कर सकता है। तभी एलिशा उसे चुप कराती है, क्योंकि भले ही वो उसे हिल कर सकता है, पर फिर भी लूना को दर्द होगा। एलिशा उस तलवार को बाहर निकालती है और दीवार में फेंक देती है। उस रेगिलिया को देखकर ब्रोको हैरान हो रखा था, और एलिशा उससे कहती है कि वो एक हाथ से उसे नहीं निकाल पाएगा, तो बच्चे को रख कर वो तलवार लेकर यहाँ से चला जाए, लेकिन अगर उसने उस बच्चे को कुछ भी किया तो वो उसे खुद मार देगी। लेकिन ये सुनकर ब्रोको हंसने लगता है। अगर एक हीरो अपने रेगिलिया को ऐसे ही देने को तैयार है, यानी इस बच्चे की कीमत उस रेगिलिया से कहीं ज्यादा है, यानी ये सच में प्योर ब्लड हाइडन रॉयल है। और वो इस बच्चे के बदले बाकी के रेगिलिया की लोकेशन पूछता है, और क्लेन से ऑर्डर पाने के बाद वो उनकी लोकेशन बता देती है। लेकिन लोकेशन का पता लगते ही वो एक इनविजिबिलिटी पोशन का यूज करता है और लूना के साथ खुद को गायब कर लेता है, लेकिन उसकी बकबक बंद नहीं होती, जिसकी वजह से एलिशिया को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है, और वो उसके ऊपर अटैक करके उसे दो टुकड़ों में काट देती है। लूना के रोने की वजह से उन्हें उसका भी पता लग जाता है, और जैसे ही क्लेन पाउडर को हटा रहा था, वो फिर से विजिबल होने लगती है। आगे एलिशिया उससे नील के बारे में पूछती है, क्योंकि इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी वो लूना को बचाने की कोशिश कर रही थी। क्लेन बोला, इसे बचाने के लिए मुझे डार्क ब्लड का यूज करना होगा, और जब तक मैं इसे ठीक करूंगा तो मैं फिर से मरना होगा। एलिशिया इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है, क्योंकि अब तो उसे मरने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। क्लेन एलिशिया के अंदर से अपना डार्क ब्लड निकाल लेता है और नेल को पूरी तरह से ठीक कर देता है, जिससे उसका लुक भी काफी चेंज हो गया था। वो क्लेन से पूछती है कि क्या उसने उसे बचाया था। वो बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें तो जिंदा किया है, पर तुम्हें इस लड़की ने बचाया है। ये सच में बाकी ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद एलिशिया फिर से जिंदा हो जाती है, और जिंदा होते ही वो अपनी तलवार को ढूंढने लगती है। इसके बाद क्लेन उससे लूना को पकड़ा देता है और कहता है कि वो उसके साथ चले। ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो।